हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज अफगानिस्तान के हवाले से एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर रहा है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, और पूरी दुनिया किस तरह पाकिस्तान की तरफ देख रही है इस सिचुएशन में। क्योंकि हमने देखा था कि अभी 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त एक ऑनलाइन कैंपेन चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए, वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। एंटी पाकिस्तान इंडियन लॉबीज़, उनके साथ कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स थे, उनके अमेरिकन लॉबीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। इसके अलावा जो अशरफ गनी सेटअप में जो काबुल एलीट थी इस वक्त आजकल बड़ी वो परेशान है, तो इन सब ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसका थोड़ा बहुत तो इनिशियली नुकसान हुआ था। और यही अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली पाकिस्तान कहां पर खड़ा है आलमी बरादरी की नज़र में। मतलब इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को किस तरह देख रही है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करें पास्ट ये जो इवेंट्स हुए हैं 2-3 दिनों में। काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं और वो उसमें क्लियरली दाइश का नाम आया है। और इंटरेस्टिंगली अब ये सिचुएशन हो गई है कि अमेरिका को तालिबान के साथ काम करना पड़ रहा है उनको काउंटर करने के लिए दाइश को। और यही चीज़ पाकिस्तान अमेरिकन को काफ़ी अरसे से समझा रहा था, जो अब उनको खुद समझ लगी है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड के जो उनके जनरल हैं मेन, उन्होंने कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू कोऑर्डिनेट विद द तालिबान ऑन प्रिवेंटिंग टेररिस्ट अटैक्स। और इस सिलसिले में उन्होंने दाइश के जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी भी की है। अब याद रखें कि इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, इस तरह के जो दहशतगर्द ग्रुप्स होते हैं, ये खुद ही नहीं बन जाते। इनके पीछे पूरी गेम्स होती हैं, पूरी पॉलिटिक्स होती है, जियो पॉलिटिक्स, और बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल होते हैं। तो इनको क्रिएट करने वाली कौन थी? अशरफ गनी हुकूमत। इसमें जो इनके सो कॉल्ड बड़े ज़बरदस्त इनके स्पाइस थे, जैसे अमरुल्लाह सालेह साहब, इन लोगों ने ये बनवाई थी दाइश तालिबान को काउंटर करने के लिए। और आपको याद होगा, मैं तो इस पर बड़ी गहरी नज़र रखता था जब पीस डील की थी ट्रंप के दौर में तालिबान के साथ अमेरिकन ने, तो ये अमरुल्लाह सालेह वगैरह बड़ा उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तालिबान के साथ क्यों किया, क्योंकि इनका मेन दुश्मन था तालिबान। और इन्होंने तालिबान को काउंटर करने के लिए एक वो दाइश वहाँ पर एक बना ली थी, और उसमें डिफरेंट किस्म के फाइटर्स थे। उसमें टीटीपी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दहशतगर्द ग्रुप है, उनके लोग भी शामिल थे, अलकायदा के पुराने लोग शामिल थे, और भी दूसरे रीजन से आए हुए दाइश के बड़े ख़तरनाक किस्म के जो दहशतगर्द ग्रुप्स थे, इन्होंने वहाँ पर तैयार किए कि जी ये तालिबान को काउंटर करें। और आपको पता है अमरुल्लाह सालेह के पीछे किसका हाथ था? वो था भारत का हाथ। तो इनडायरेक्टली इस दाइश को बनाने में भारत का भी हाथ है। और अब अमेरिकन को पहली बार ये एहसास हुआ है कि कितना बड़ा ख़तरा था ये दाइश, जिसके बारे में पाकिस्तान अमेरिकन को बड़े अरसे से ख़बरदार कर रहा था। और अब उनको मजबूरन तालिबान के साथ काम करना पड़ रहा है उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि तालिबान की भी इस वक्त काफ़ी दुश्मनियाँ उनसे डेवलप हो चुकी हैं दाइश के साथ। वो इस वक्त चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन पूरी तरह से ख़राब करें ये जो दाइश के लोग हैं। क्योंकि इनको किसकी बैकिंग हासिल है? ऑब्वियसली उन लोगों की जो खुश नहीं है तालिबान के आने से। और वो आपको पता है कौन लोग खुश नहीं है। अमरुल्लाह सालेह खुश नहीं है। जितनी भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है 5 to 10% रह गई है अफगानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़, और उनको बैकिंग कौन कर रहा है? वो है इंडिया। तो ये आप कह सकते हैं कि उनकी ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ है वो तालिबान से तो कम है, लेकिन फिर भी एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन, एक थ्रेट उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और काबुल एयरपोर्ट पर जो भी हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या थे, जिसमें 200 के करीब बंदा उन्होंने मार दिया, और साथ ही 15 अमरीकी भी उसमें मारे गए हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारा मामला हुआ काबुल एयरपोर्ट के बाहर। जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस था उसमें बहुत से जो काबुल में रहने वाले लोग थे जो अशरफ गनी सेटअप के साथ थे, वो चाहते थे कि अमेरिकन हमें ले जाएं, क्योंकि अमेरिकन ने इनको यकीन दहानी भी करवाई हुई थी। तो वो उस चक्कर में बेचारे उस उम्मीद में खड़े हुए थे कि यार हम बाहर चले जाएंगे अपने एक बेहतर फ्यूचर के लिए। अफगानिस्तान को तो छोड़ें, आप पाकिस्तान के लोगों की एग्जाम्पल देख लें। अगर इनको कोई हल्का सा भी इशारा करा दे कि जी मैं तुम्हें बाहर का वीज़ा लगवा दूंगा, तो ये किस तरह भागे जाते हैं। हमारे भी बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं। तो यही है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं कि अपने मुल्क पर लोगों का वो यकीन नहीं रहता। तो अफगानिस्तान में भी यही हुआ कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा यकीन दहानियाँ करवाई गई, और थोड़ा बहुत उन्हें यह भी डर था कि जी तालिबान हमसे बदला ना ले लें, क्योंकि हम तालिबान के दुश्मन थे। लेकिन अब वो एक अलग बात है कि तालिबान ने जो माफ़ी का ऐलान किया, और तालिबान को ख़ुद ज़रूरत है बहुत से लोगों की कि वो अफ़गान सेटअप में काम करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट चलाना ये कोई ईजी
जॉब नहीं होगी तालिबान के लिए। उनको जितना भी सिविलियन सेटअप में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चाहिए, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ज़रूरत है, उनको आर्मी की भी ज़रूरत है। इसलिए तालिबान ने उनको कहा है कि आप टेंशन ना लें, आप हमारे सेटअप में आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उन लोगों की जो पुराने सेटअप में लोग मौजूद थे, वो बड़ी उनकी ख्वाहिश है बाहर जाना, क्योंकि उनको बहुत सी एश्योरिटी भी दी गई है, तो वो अब बाहर जाना चाह रहे हैं। और इसमें एक नुकसान अफगानिस्तान का ये भी हो रहा है कि एक ब्रेन ड्रेन की कैफियत पैदा हो रही है कि बहुत से जो ब्रिलियंट माइंड्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे काबुल में, और वो आप कर सकते हैं डिस्कस के यार वो किसके साथ थे या किसके साथ नहीं थे। लेकिन बहरहाल बहुत से जो टैलेंटेड लोग हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान से जा रहे हैं, और ये अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ है। और ऑब्वियसली इस चीज़ का नुकसान तालिबान को भी होगा। गवर्नमेंट जब चलाना इनको पड़ेगी, तो तब जब स्किलफुल लोग नहीं होंगे, जो टेक्निकल लोग नहीं होंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी तालिबान के लिए गवर्नेंस में, क्योंकि मिलिट्री टेक ओवर एक अलहदा चीज़ है और मुल्क को चलाना वो एक दूसरा मैटर है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात बेहतर हों, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आता है तो इस पूरे खित्ते में अमन आता है। अब इस सारे इवैक्यूएशन के प्रोसेस में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, उनका नाम है मंसूर अहमद ख़ान। इनकी सर्विसेज इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, और उम्मीद है कि तारीख़ इनको याद रखेगी कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दी इस पूरे क्राइसिस में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि इस क्राइसिस में जिस तरह इंडिया भागा वहाँ से, और भी बहुत से यूरोपीय ममालिक वहाँ से भागे, तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, इनकी जो एम्बेसीज थी वो अपना काम करती रहीं। तो पाकिस्तान की भी जो एम्बेसी है इस वक्त अफ़गानिस्तान में वो फुली एक्टिव है, और जितने भी डिज़र्विंग अफ़गान्स हैं पाकिस्तान उनकी फुली मदद कर रहा है कि उनको पाकिस्तान जाने में उनकी मदद करे, और उनके लिए उस प्रोसेस को ईजी बनाए, जितना भी ये जो भी वीज़े का प्रोसेस होता है। तो मंसूर अहमद ख़ान इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अफ़गान नेशनल्स को बल्कि और भी, मतलब पाकिस्तानी नेशनल्स को, इसके अलावा जो यूरोप के बहुत से एम्बेसडर्स हैं, जो बहुत से फॉरेनर्स हैं, उनकी भी पाकिस्तान में बाहिफाजत लैंडिंग को वो मेक श्योर कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में वो एक डेयरिंग मिशन पर हैं, और ये इस वक्त काबुल में दुनिया के मुख्तलिफ एम्बेसडर से मिल रहे हैं, और यूरोप के इस वक्त बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान की मदद के तलबगार हैं। तो ऑब्वियसली वो सारा प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए वो उनसे मिल रहे हैं, और पूरा प्रोसेस है उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। अब भारत ने तो बड़ी कोशिश की कि इस पूरी सिचुएशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए। भारत कोई भी मौका नहीं छोड़ता कि यार कोई भी मौका मिले तो पाकिस्तान को हम किस तरह गंदा करें। बिल्कुल एक बेसलेस किस्म का प्रोपेगेंडा था, और अब 1.5 हफ्ते पहले ये सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चला रहे थे। अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं कि हमें सेफ पैसेज चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, और पाकिस्तान बिल्कुल एक सिक्योर जगह है जहां पर वो इनिशियली अपने स्टाफ को ला सकते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने जितने भी इस्लामाबाद के होटल्स हैं उनको भी बुक कर लिया, और प्रायोरिटी बेसिस पर जगह दी जा रही है फॉरेनर्स को, डिप्लोमेटिक मिशंस को और अफगान नेशनल्स को। ये पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, और इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पिछले 4 दिनों में रशिया के पुतिन, यूके के बोरिस जॉनसन, जर्मनी की एंगेला मर्केल, यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट, इन सब ने इमरान खान को कॉल किया और मदद मांगी है। और यही नहीं, इमरान खान ने इनको अफगानिस्तान की सारी सिचुएशन से आगाह भी किया है, और फिर उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। मतलब टॉप लेवल पे इंगेजमेंट्स हो रही हैं, टॉप लेवल पर उनके जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, या जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो खुद रब्ता कर रहे हैं इमरान खान से। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है PIA, वो भी बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रही है। वैसे तो PIA बड़ी बदनाम है, लेकिन यहाँ पर इस क्राइसिस में PIA ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। वर्ल्ड बैंक के तकरीबन 300 मेंबर्स का स्टाफ था अफगानिस्तान से, उनको शिफ्ट किया पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ PIA ने IMF का जो स्टाफ था अफगानिस्तान में काम कर रहा था उसको भी इस्लामाबाद में मुंतकिल किया है। और उसके बाद IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान's effort at the highest levels were absolutely critical to the safe and swift evacuation of IMF staff and their families from Afghanistan. My heartfelt thanks to Imran Khan for Pakistan's exceptional assistance in very difficult circumstances. अब तक का जो ताज़ा डेटा है हमारे पास, उसके मुताबिक PIA अब तक 2100 अफगान नेशनल्स
314 तुर्की के जो लोग थे, एम्बेसी स्टाफ था, और 470 जो लोग थे जो जिनका ताल्लुक यूरोप के डिफरेंट ममालिक से था, उनको सेफली इवैक्यूएट कर चुकी है काबुल से इस्लामाबाद तक। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ हमने देखा कि UN के जो ऑफिशियल्स हैं उनको हमने रेस्क्यू किया और पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। Well, I'm standing here in Pakistan at Islamabad airport where the Pakistan government has really helped us so that we could bring the aircraft that were damaged in Kabul here to get them repaired so we can put them back in service. So I'm standing here where we've got one of our helicopters here as well as 4 fixed wings, and right behind me here is in fact a passenger plane that we're about to do a test flight now from here in Islamabad, which will be hopefully, if everything goes well, and it will, to Kabul. That'll be an air bridge from the external to the internal to bring UN personnel, NGOs, aid workers to be able to do what we need to do inside Afghanistan. नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब के जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। यूरोप के तकरीबन बहुत से ममालिक वो पाकिस्तान की तरफ ही इस वक्त देख रहे हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ साथ फॉरेन जो NGOs हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की मदद ली है। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। तो अमेरिका के बाइडन के अलावा बात करें तो बाकी दुनिया के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं जिनका ताल्लुक यूरोप से है, तुर्की से है या फिर और दीगर ममालिक से है, रशिया से है, उन सब ने इमरान खान को राब्ता किया। मतलब टॉप लेवल पर उन्होंने इंगेजमेंट किया है। उनके हेड ऑफ द स्टेट्स ने प्राइम मिनिस्टर से राब्ता करके पूरी सिचुएशन समझी है और हमारा शुक्रिया अदा किया है। बाइडन साहब, मुझे नहीं पता वो किस कैफियत में थे, क्या उनको गुरूर था कि उन्होंने पाकिस्तान से कोई डायरेक्टली उन्होंने इंगेज नहीं किया। हाँ, उनके ऑफिशियल्स ऑब्वियसली उनको ज़रूरत है हमारी, उनके ऑफिशियल हमसे रब्ता करते रहते हैं। कभी उनका सफ़ीर मिलता है, जो भी कभी जनरल बाजवा से वो मिल लेते हैं, कभी कोई उनका फलाना कोई बंदा आ जाता है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल लेता है, कभी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे NSA को कॉल कर लेता है। तो वो इस लेवल पर हमसे उन्होंने इंगेजमेंट रखी हुई है। लेकिन इतने क्रूशल मैटर पर, टॉप लेवल पर अमेरिका ने पाकिस्तान से इंगेजमेंट नहीं की और उसका नुकसान हुआ अमेरिका को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाइडन साहब ने अफगानिस्तान की इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा सा हल्का लिया। अभी 1.5 माह पहले मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि एक रिपोर्टर ने जब सवाल किया बाइडन से अफगानिस्तान के हवाले से, तो बाइडन ने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हैप्पी थिंग्स, यानी मुझे इस वक्त अफगानिस्तान की निचली बातों का जिक्र, गंदी बातों का जिक्र नहीं करना, मुझे अच्छी बातें मेरे से करो। तो ये थी बाइडन की। बाइडन बिल्कुल इग्नोर करना चाह रहे थे अफगानिस्तान को, और अब वो उस सिचुएशन में फंस चुके हैं जो उनके लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर सिचुएशन है, जो वो सोचना भी नहीं चाहते थे। अब हर वक्त उनको उस पर ट्रीट करनी पड़ रही है, और ये बाइडन के गुरूर का नतीजा है, जिसमें बाइडन ने जो इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स थे उनसे राब्ता नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे इंगेजमेंट नहीं की, और इतने बड़े डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा है। अगर ये टॉप लेवल पर खुद पाकिस्तान से इंगेजमेंट करते हैं तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इनको बेहतर अंदाज में समझा पाता, क्योंकि जो टॉप का बंदा होता है वो खुद इधर उधर से अपने ऑफिशियल्स के थ्रू सारी ब्रीफिंग ले रहा होता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती हो किसी ब्रीफिंग में। तो बाइडन अगर खुद इंगेज करते तो तब उनको वहाँ की जो हालात की संगीन नौयत है उसका अंदाज़ा होता, जो बाइडन ने नहीं किया। और अब देख लें, बाइडन बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी हमने देखा कि यूके के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, इनके MI6 के लोग, इनके आर्मी चीफ, वो भी बाजवा से राब्ता कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यूके में इस वक्त जो यूके की मिलिट्री है उसमें काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ वो अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि बाजवा साहब ने उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग दी है, काफ़ी ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश की है, जो यूके वालों को समझ भी लगी है। इसलिए उनके जो आर्मी चीफ थे यूके के, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे थे। मतलब ग्राउंड रियलिटी की बेस पर वो बात कर रहे थे कि तालिबान वहाँ के अपने ही लोग हैं, वो कंट्री बॉयज़ हैं वहाँ के, उनका एक ऑनर कोड है, और हमें उनकी साइड की जो स्टोरी है उसको समझना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया पाकिस्तान का रोल। अब भारत के रोल की बात करें तो भारत ने अभी क्या किया रिसेंटली, वहाँ की एक पार्लियामेंटेरियन थी अशरफ गनी के, ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो ऑब्वियसली उनकी पूरी कैबिनेट ज़्यादातर भारत की दोस्त थी, तो वो किसी बेचारी उम्मीद से गई, इनका नाम था रंगीना कारगार। तो ये किसी उम्मीद से गई भारत में कि जी भारत में मुझे पनाह मिलेगी, लेकिन भारत ने इनको डिपोर्ट कर दिया, और ये बड़ी अब दिल बर्दाश्त है। भारत अब
काफ़ी ज़्यादा मतलब अफ़गान्स को एहसास हुआ कि हमारा जो दोस्त बनता था भारत, वो हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। फिर एक इंडिया के एनालिस्ट ने इनसे माफ़ी भी मांगी, टीवी पे इनके जर्नलिस्ट ने, रजदीप सरदेसाई ने, उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, अब तो आप आ जाएं, इंडिया अब आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं वापस इंडिया नहीं जाऊंगी, मुझे बड़ा इन लोगों ने ह्यूमिलिएट कर लिया, अब मैं दोबारा वहाँ पर जलील होने नहीं जाऊंगी। अब एक तो एयर कॉरिडोर है जिसके थ्रू पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है डिफरेंट अफगान नेशनल्स की और डिप्लोमेटिक मिशंस की। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर जो फिज़िकल बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जैसे कि चमन और तोरखम, वहाँ पर भी बड़ा दबाव है इस वक्त। बहुत से अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और अभी ये रीसेंट क्राइसिस में पिछले एक माह में पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू तकरीबन 40,000 मज़ीद अफ़गानी पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं पनाह लेने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की इस वक्त जो एक अनसर्टन सिचुएशन है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा, अभी गवर्नमेंट नहीं बनी, तो वहाँ के लोगों को ऑब्वियसली एक एहसास है, वो अभी घबराए हुए हैं। तो वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस वक्त जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं तोरखम और चमन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लाखों लोग इस वक्त पाकिस्तान में आने की उम्मीद से खड़े हैं इस वक्त कि पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट कर लेगा, और इसी वजह से कई जगहों पर भगदड़ भी मची है, अनरेस्ट की भी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर। तो पाकिस्तान ने तो पहले भी तकरीबन 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया था। मौजूदा अभी सूरत हाल की बात करें तो अभी भी 1.5 मिलियन से ज़्यादा अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान मज़ीद भी मदद करेगा, ऑब्वियसली हमसाया मुल्क है, बहुत से अफ़गान यहाँ पर अपने कारोबार उनके बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, तो वो आएंगे, कोशिश होगी, लेकिन इसमें यही है कि हुकूमत को एक बड़ी मोहतात स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए। ना मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल ओपनली उनको मतलब एंटर होने देना चाहिए, फिर तो हमारी इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा ना, अगर 10-12 लाख लोग आ जाएंगे। ना ये करना चाहिए, ना ही उन पर दरवाजे बंद करने चाहिए। तो पाकिस्तान एक बीच का रास्ता अपना रहा है जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है। अमेरिका ने भी हमसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि जो अमेरिका के लॉयल्स बैठे हुए थे काबुल में, जो अशरफ गनी सेटअप का हिस्सा थे, उन कुछ को पाकिस्तान भी अकोमोडेट करे। और इसी सिलसिले में ये अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि इस्लामाबाद के जितने भी होटल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर दिया गया है कि ये अब फॉरेनर्स को ज़्यादा अकोमोडेट करें कुछ दिनों के लिए। तो ये आप देखें कि जिस तरह काबुल एलीट एंटी पाकिस्तान लॉबीज जो भारत और अमेरिका में बैठी हैं, उन्होंने कितनी ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, लेकिन हुआ क्या, अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि आप हमारी मदद कर दें। ना सिर्फ वो हमसे सिचुएशन समझ रहे हैं, बल्कि वो हमसे मदद भी ले रहे हैं। वो अपने जितने भी स्टाफ हैं उनको पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं काबुल से, और पाकिस्तान इस सिलसिले में सबकी भरपूर मदद कर रहा है। अफगानिस्तान की इस वक्त की बदलती हुई सिचुएशन में पाकिस्तान एक रीजनल हैवीवेट का किरदार अदा कर रहा है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है मदद के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस हद तक इनको अकोमोडेट करना चाहिए, उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान की तरफ काफ़ी ज़्यादा होस्टाइल थे, जैसे कि पाकिस्तान अमेरिकन के कहने पे बहुत से अफगान नेशनल्स को इस वक्त जगह दे रहा है। तो आपके ख्याल में ये स्ट्रेटजी ठीक है या नहीं, या इस वक्त जो एक क्राइसिस है उसमें हमें उनकी मदद करनी चाहिए? अपनी राय दीजिए कमेंट्स के। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।